महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े, विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े। महिला आरक्षण पर लोकसभा में बहस। स्मृति ईरानी बोली, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कनाडा को जैसे का तैसा जवाब दे भारत ने किया साफ, डिप्लोमेसी के नाम पर भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त। भारत ने दिया सख्त संदेश। उत्तराखंड सीएम का राजस्थान दौरा। कोटा में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा कोटा में हुए शामिल, जनसभा को भी किया संबोधित। 23 सितंबर को काशी में पीएम मोदी का मिनी रोड शो। 1600 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। और यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 3 दिन तक जारी रहेगी बारिश। सभी जिलों के मौसम के लिए ये अलर्ट जारी किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। बिल पर पर्ची से वोटिंग हुई। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। अब बिल को राज्यसभा में पेश किया जाना है। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा में करीब 60 सांसदों ने भाग लिया। आपको बता दें, बिल तो लोकसभा में पास हो गया, पर सदन में विपक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। महिला आरक्षण बिल का श्रेय लेने की होड़ मची रही और बिल पर सियासत भी तेज हो गई। लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने महिला आरक्षण बिल पर अपना समर्थन तो दिया, लेकिन कुछ मांगों को उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा भी। जहां सपा सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक महिलाओं को शामिल करने की मांग उठाई, तो वहीं मायावती ने सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे चुनावी प्रलोभन बताया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी केंद्र सरकार से एसटी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देकर बड़ा दिल दिखाने की बात कही है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने इसे चुनावी वादा बताया है। सपा का पक्ष रखते हुए डिंपल यादव ने कहा कि सपा की हमेशा मांग रही है कि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया जाए। जब बीजेपी सरकार का 1 दशक पूरे होने जा रहा है, अब सरकार को महिलाओं की याद आई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में ये लागू होगा या नहीं? समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि ये राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है, तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब? डीएमके सांसद कनिमोझी ने बताया कि मुझे महिला आरक्षण विधेयक के बारे में बोलते हुए खुशी हो रही है। हमने सोचा था कि यह विधेयक हम सभी के एक दूसरे का समर्थन करने और एक साथ खड़े होने से पारित हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा ने इसे भी राजनीतिक अवसर के रूप में लिया है। महिला आरक्षण विधेयक भाजपा का चुनावी वादा है। I'm happy to be speaking about the Women's Reservation Bill, and it is one of the very few bills I think most of us would agree on. And we thought this bill will be passed with all of us supporting each other and standing together. But unfortunately, the BJP has taken this also as an opportunity for politicking, and it is very unfortunate. सदन में टीएमसी सांसद काकोली घोष ने भी अपनी बात रखी और बिल का समर्थन किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां महिला सीएम है, जबकि बीजेपी की 16 राज्यों में सरकार है। इसके बावजूद एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है।
लोकसभा में टीएमसी की 40% महिला सांसद हैं और ममता बनर्जी राज्य की मुखिया हैं। In the assembly, we have more women than anywhere else in the country. We have more women ministers along with Mamata Banerjee. And in the Lok Sabha, right from 2014, we've been having more than 33% reservation within the party, so to say, without any forceful reservation being implemented through any parliamentary procedure or through the election commission. At the moment, in this August House of Lok Sabha, महिला आरक्षण को लेकर मुखर रहने वाली बीएसपी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर बिल को लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। संसद में संगीता आजाद तो संसद के बाहर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बिल को लेकर हमला बोला। लोकसभा में संगीता ने कहा बसपा इस बिल पर समर्थन करती है, लेकिन बिल लागू कब होगा ये सवाल है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि इस बिल के मुताबिक आने वाले 15-16 सालों में देश की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकेगा। जनगणना में काफी समय लगता है, इसके बाद ही ये बिल लागू होगा। इससे साफ है कि यह बिल महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं बल्कि आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए लाया गया है। इस महिला आरक्षण से संबंधित संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं, जिसके तहत अगले काफ़ी वर्षों तक अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है और उनकी आधुनिक और प्रगतिशील सोच का नतीजा है कि जब संविधान की रचना की जा रही थी तब बाबा साहब ने सर्व समाज की महिलाओं को, जिनको पढ़ने लिखने धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको संविधान में सम्मान देने का काम किया। बाबा साहब ने जहां हमको एक वोट का अधिकार दिया, वहीं मान्यवर कांचीराम साहब ने उस एक वोट की कीमत को दलित, शोषित, वंचित वर्गों को समझाने का काम किया। और उस समय यह नारा भी चला कि कांचीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। आज बाबा साहब और मान्यवर साहब कांचीराम साहब की ही देन है, जिसके कारण हम जैसे वंचित समाज की महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जाने का मौका मिला। संसद में सबसे बड़े विपक्षी दल सोनिया गांधी ने भी बिल को लेकर अपनी राय रखी है। सोनिया गांधी ने सदन में कहा, कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। ये मेरी जिंदगी का मार्मिक समय है, लेकिन एक चिंता भी है कि पिछले 13 साल से महिलाएं राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही थीं। अभी उनसे और इंतजार करने के लिए किया जा रहा है। 2 साल, 4 साल, 6 साल, कितने साल का ये इंतजार है? मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? सोनिया गांधी के सवालों का जवाब सदन में स्मृति ईरानी ने दिया। स्मृति ईरानी ने सदन में कहा कि कांग्रेस कहती है कि यूपीए की सरकार के समय यह बिल राज्यसभा में पारित हुआ।
जब यह अधिनियम लागू होगा तो 15 वर्ष तक महिला को आरक्षण की गारंटी रहेगी। मैं पीएम और कानून मंत्री का इस बिल के लिए अभिनंदन करती हूँ। संविधान के साथ छेड़छाड़ करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। बता दें, बिल में SC/ST OBC आरक्षण को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। ऐसे में ये सियासत कहां जाकर थमेगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हरियाणा से है, जहां समस्त सिख संगत की ओर से हरियाणा में सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सिख वोट बनाने तथा जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर सिख संगत का कहना है कि गुरु घरों का प्रबंधन करने वाले सेवकों को चुनने का अधिकार किसी सरकार को नहीं, केवल हरियाणा की सिख संगत को होना चाहिए। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा बिना चुनाव के बनाई गई कमेटी को हरियाणा का पूरा सिख समुदाय स्वीकार नहीं करता है और इस कमेटी को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। साथ ही सरकार से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के लिए मौजूदा सिख समुदाय के वोट बनाने की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। वोट बनाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर की जाए। यहाँ सिख महापंचायत का कार्यक्रम था जी, और हमने SDM या DC के माध्यम से हमने सरकार को ज्ञापन दिया है और हमने मांग रखी है कि हमारी एक तो वोटों का टाइम जो सिख वोट बन रही है उसको कम से कम एक माह और बढ़ाया जाए और BLO की ड्यूटी लगाई जाए, जो कि स्कूलों में और गुरुद्वारों में हम तो ये कहते हैं कि 1-1 घंटा वहाँ टाइम दें कि वोट बनाएं और हमारी बिल्कुल पारदर्शिता से वोट बने, जैसे ये लोग आम चुनाव में बनाते हैं, आम उसमें बनाते हैं, और हमारी डेट निर्धारित करे सरकार की भी। ये चुनाव हम इस टाइम पे कराना चाहते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कीर्तिनगर निवासियों ने मोहन नगर चौक थानेश्वर पर जाम लगा दिया। वहीं कीर्तिनगर निवासियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एक महिला के द्वारा उन पर झूठे रेप केस आए दिन दर्ज करवाए जाते हैं। उसके बाद एक तथाकथित पत्रकार उनके पास फोन करके समझौता करवाने की एवज में पैसे की डिमांड करता है। उन्होंने कहा कि आए दिन का मामला हो चुका है, जिसके रोष स्वरूप आज वह जाम लगाने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उस महिला और तथाकथित पत्रकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जगह से है, एक जनानी है डोली नाम की, इसका एक ही काम है, किसी बच्चे की लड़ाई होगी ना, जाना है मेडिकल कराती है पहले, सबसे पहले जाके सरकारी अस्पताल में बलात्कार का अपने आशिक से तो बलात्कार करवाती है अपना है, और मेडिकल करा के सीधा थाने में जाएगी भाई मेरा बलात्कार हुआ है, और पुराने पुराने तुम मैंने कहा। फिर उसके बाद एक मीडिया वाले का फोन, भाई तुम्हारा राजीनामा कराऊं, 10 लाख रुपए मांगते हो, और बोलो कितना है, ये कहता है कि हमारे ऑफिस में 10 लाख रुपए मांगते हैं। आज में 4 में पुलिस वाला था, पीछे अंदर जाकर रहेगा, उसने इंसाफ करना सर, इंसाफ करना चाहेगा पुलिस वाले ने, ठीक है, एक तो उसकी नौकरी भी गई। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां शहर के सेक्टर 3 में कॉम्प्लेक्स के निकट बाइक पर आए 2 बदमाशों ने एक फाइनेंसर को गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने उससे 6 लाख रुपए की लूट की। फाइनेंसर सेक्टर 3 में कलेक्शन के लिए आया हुआ था। वारदात के बाद उसे इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे गुरुग्राम लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं मॉडल टाउन थाना पुलिस ने हत्या, लूट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। CIA की तमाम टीमों के अलावा लोकल पुलिस बदमाशों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। विशाल शर्मा जो गांव संगवाड़ी का रहने वाला है, जो फाइनेंस का काम करता है,
जो सेक्टर 3 की मार्केट में ये फाइनेंसर एक मोटरसाइकिल पर अपने साथ 6 लाख रुपए लेकर जा रहा था, तो 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर फायर किया और उसे 6 लाख रुपए ले गए। और जो इसी संबंध में इससे मॉडल टाउन थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस संबंध में हमने 4 टीमें गठित की गई हैं। अभी पुलिस को इस मुकदमा के संबंध में बहुत ही अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां अनाज मंडी में बाजरे की बम्पर आवक शुरू हो चुकी है, जहां किसानों को बाजरे की सरकारी खरीद का इंतजार है ताकि उन्हें बाजरे का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 25 रुपये मिल सके। और वहीं अभी सरकारी खरीद नहीं शुरू हुई है, जिसके चलते किसानों को कम दामों पर अपना बाजरा बेचना पड़ रहा है। इस संदर्भ में रेवाड़ी मार्केट सचिव ने किसानों से अपील की है कि वह बाजरे की सरकारी खरीद का इंतजार करें, जो 25 तक शुरू हो सकती है। बाजरा खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिलाध्यक्ष ने सरकार को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो यह मंडी गेट पर हम सभी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। बाजरे की खरीद के ऊपर ये बात कहूँगा, अब जो पीछे 15 तारीख को हम गेट का ताला लगाने आए तो हमने कही थी कि भाई 20-21 तक शुरू करवा दो। तो प्रशासन ने हमारी जब मीटिंग करवाई चंडीगढ़ ऊपर अफसरों के साथ और डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि भाई 3-4 दिन में हम समाधान बाजरे की बिक्री का कर देंगे। अब 3-4-15 तारीख तक 5 दिन होगा। आज हमें शाम तक 20 तारीख तक अल्टीमेटम दिया है, या तो बाजरा की बिक्री शुरू कर दो और नहीं तो फिर 21 तारीख को सुबह भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी अनाज मंडी के जो महाराज की तरफ गेट है उसके ऊपर भूख हड़ताल पर बैठेगी। जहाँ तक धान की सरकारी खरीद का सवाल है तो हमारे यहाँ पे PR जो धान है वो नहीं आता, सिर्फ बासमती धान आता है और उसकी प्राइवेट परचेज होती है। तो पिछले 10 वर्षों में हमारे यहाँ पे सरकारी धान की कोई खरीद नहीं। अब बात अगली खबर की। खबर रेवाड़ी से, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे मार्ग पर सड़क हादसा हो गया, जहां एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं दूसरी महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि कंपनी से छुट्टी के बाद एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पार करते वक्त गुरुग्राम नंबर के एक तेज रफ्तार ट्रक ने कंपनी में कार्यरत 2 मजदूर महिलाओं को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौके पर तो दूसरी महिला की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। सर घटना ऐसे हुई कि बिमल कंपनी में काम करती थी। बिमल कंपनी की 7 बजे छुट्टी हो गई थी, उधर से पैदल आ रही थी, रोड क्रॉस किया था, वहाँ DCM ने रोड क्रॉस करने भी एक्सीडेंट हो गया। पीछे से मार दी, पीछे से टक्कर मार दी थी। दोनों साथ थी ये? हाँ, दोनों लोग साथ थी। दोनों लोग साथ। कैंटर पुलिस ने पकड़ ली है, सारे लोग साथ। तो भाग गया। डिलावरी से आ रही बिमल कंपनी से आगे क्रॉस कर रही थी और क्रॉस करते कैंटर वाले ने ठोकर मार दी पीछे से, तो हो गई। आगरा जिला रंगू है सर, एक का मनोज है सर। कौन सी कंपनी में? आगे उस पार नहीं हुए सर। सरकार से कुछ लाभ मिले, सहायता करे। गरीब आदमी अपना चौक पे काम करते हैं, मजदूर आदमी। तो दे दो। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां ADC एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अखिल फिलानी ने KDV कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक ली। ADC ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 के वैश्विक गीता पाठ के साथ देश विदेश के लोग जुड़ेंगे। इस वैश्विक गीता पाठ के साथ हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों को भी ऑनलाइन प्रणाली के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 23 दिसंबर 2023 को थीम पार्क में वैश्विक गीता पाठ का आयोजन किया जाएगा। इस वैश्विक गीता पाठ में यहाँ पे बच्चों की सीख लेनी है। जिले के दर्जनों स्कूलों के 18,000 8:30
आज गीता जयंती 2023 का जो महोत्सव मनाया जाएगा 7 से 24 दिसंबर तक, उसके विषय में जो हमारा थीम पार्क में 18,000 बच्चों का गीता चैंटिंग का प्रोग्राम होता है, उसमें एक बैठक ली गई सभी अधिकारियों की, और उसमें जो भी अरेंजमेंट्स सफाई से लेके बच्चों को लेकर आना, रिफ्रेशमेंट्स, उनकी प्रैक्टिसिंग, स्टेज के अरेंजमेंट्स, साउंड सिस्टम की व्यवस्था, इन सबको रिव्यू किया गया और सबको ड्यूटी अपनी बताई गई। और एजुकेशन विभाग के और जो हमारे डीएमसी साहब इसको ओवरऑल इंचार्ज हैं इस प्रोग्राम के, तो इसको बहुत ही भव्य रूप से मनाया। रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंद कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि इस हादसे में एक पुत्र की हालत गंभीर है, जिसके बाद जिसको फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से दिल्ली के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और अभी उसकी हालत नाजुक बनी हुई। बता दें कि ओल्ड फरीदाबाद की भूड़ कॉलोनी के रहने वाले अमित कुमार रंजन अपने 2 बेटों स्नेहल रंजन उम्र लगभग 5 वर्ष और शौर्य रंजन उम्र लगभग 11 वर्ष को लेकर अपनी बाइक पर दिल्ली के मोड़ बंद में अपनी कंपनी के बॉस आनंद के घर जा रहे थे। 31 बाईपास रोड पर दिल्ली की ओर से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने अमित रंजन की बाइक में सामने से टक्कर मार दी। सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। मैं कॉल आया था वहीं थाने से कि एक्सीडेंट हो गया है, कुछ चोट फोट है, पूरा बताया नहीं गया था कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। हल्का सा बताया गया था कि एक्सीडेंट हुआ है, चोट फोट लगे आने के लिए। तो जब वहाँ पहुँचे तो हमसे जब साइन उन करवाए तो हमें पता चला, वहाँ जब मृत घोषित लिख दिए नीचे तब हमें पता चला मतलब मृत है। तो कहाँ निकले थे अमित रंजन जी और दो बच्चे साथ थे उनके, क्या क्या नाम था उनका? वो एक का है अंकुश और एक का शौर्य। दोनों बेटों को लेके कहाँ निकले थे? ये दोनों लेके जा रहे थे अपने बॉस के घर, पूजा था गणेश चतुर्थी का, वहीं जा रहे थे। फिर रास्ते में ही ऐसी क्या बोल के निकले थे घर से? घर से ये बोल के निकले कि बॉस के यहाँ पूजा है, जा रहे हैं उसी में अटेंड करना। एक्चुअली मैं जब ऑफिस से आ रहा था तो फिर मनीष भैया ने कॉल किया कि अमित जी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप एक काम करिए थाने आ जाइए। तो मैंने बोला कि क्या सिचुएशन है बताइए। तो इनसे जो जानकारी मिली, बोली कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं पहुंचा वहाँ पे। पहुंचने के बाद फिर जानकारी प्राप्त करी उनसे थाना के लोगों से, तो उन्होंने बोला कि 2 तो जो अमित हैं और उनका जो छोटा लड़का है वो उनका तो मतलब अंतिम मतलब हो चुका है, मौत हो चुकी है। और जो एक बच्चा है उसकी स्थिति थोड़ी सी मतलब ठीक थी, तो हमने ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां नगर निगम क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। निगम मेयर रोजाना कहीं न कहीं लाखों करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मेयर मदन चौहान व पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने 47.15 लाख से बनने वाली वार्ड नंबर 21 शिवपुरी कॉलोनी की गली नंबर 4, 5 और 10 का शिलान्यास किया और जेसीबी पर नारियल फोड़कर तीनों गलियों का निर्माण कार्य शुरू कराया। मेयर चौहान ने कहा कि सरकार ने साल 2018 में 69 अवैध कॉलोनियों को अप्रूव किया था। इन सभी कॉलोनियों का विकास कार्य कराया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबाला में स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में कष्ट निवारण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 17 शिकायतें आईं। इन शिकायतों में कई अधिकारियों की लापरवाही भी देखने को मिली, जिसके चलते डॉक्टर बनवारी लाल ने नगर निगम के एमई को चार्जशीट करने के आदेश दिए। वहीं डीआरओ के रिकॉर्ड रूम कीपर का तबादला करने के आदेश दिए। साथ ही अंबाला स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश डीईओ को जारी किए। 17 ग्रीवेंसेज इस मीटिंग में रखी गई थी और ज़्यादातर का निपटारा किया गया है और कुछ एक के अंदर अधिकारियों की लापरवाही होने की वजह से चार्जशीट के भी आदेश दिए गए हैं।
किसी एक में विजिलेंस जांच के भी आदेश दिए हमने, जहाँ तहसील के अंदर रजिस्ट्रियों की गड़बड़ी की शिकायत आई है कि यहाँ माफिया काम कर रहे हैं, तो उसके भी हमने विजिलेंस की जांच के आदेश दिए हैं और कुछ एक अधिकारियों को सीट भी बदलने के आदेश मैंने भी साफ किए हैं जहाँ गड़बड़ दिखाई दे रही थी। तो आज लगभग सारी शिकायतें डिस्पोज ऑफ हो गई हैं, कुछ कोर्ट में हैं तो उनको हमने रीड्रॉप कर दिया है, कोर्ट में जो डिसीजन होगा। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर हरियाणा से है, जहां पिहोवा के वार्ड नंबर 12 में लगभग एक सप्ताह से पीने के पानी की समस्या झेल रहे वार्ड वासियों ने प्रशासन से परेशान होकर पिहोवा मेन चौक पर जाम लगा दिया। वार्ड वासियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पीने के पानी की समस्या को लेकर वह पिछले एक सप्ताह से प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं और प्रशासन उनको हर बार आश्वासन दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक उनके घरों में पीने की पानी की समस्या लगातार चल रही है। पीने के पानी उनके घरों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसको लेकर वह परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसी परेशानी के चलते जाम लगाने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने प्रशासन व सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके पीने के पानी की समस्या को दूर किया जाए। एसी में चादर तान के सोते हैं और यहाँ पब्लिक परेशान है। पिछले 3 दिन से पानी नहीं आ रहा चढ़ाई के ऊपर। तो आप हमारे यहाँ प्रशासन का हाल है। तो आप अधिकारी से मिले किसी से? अधिकारी नहीं मिले, अभी सुबह भी गए, अब भी गए, अधिकारी नहीं है। कवर में गायब है अपनी सीट से गई। ये तो निकम्मी सरकार और निकम्मे अफसर, जो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। बेवकूफ बना रहे, हमारे खुद के आदमी हो गए, हमारे बेवकूफ बना दिया सारे मल्ले का। ये देखो ये बच्चे बैठे हैं, सारे कोई किस वास्ते बैठे हैं। सर बिल्कुल दुखी हो गए, हाथ जोड़ के विनती है, या तो हमारा समाधान करो, नहीं तो अभी तो ये कुछ जाम नहीं है, कल को हम सारा पूरा चौक क्या पूरा शहर जाम करेंगे। पूरी चढ़ाई नीचे आएगी, बच्चा उतर के यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्रशासन के साथ ये टिका जवाब पत्थर से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम डरते आज तक चढ़ाई वाले ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। गुरदासपुर के फोटोग्राफर यूनियन ने पहली बार फोटो मेला आयोजित किया है, जिसमें बड़ी संख्या में फोटोग्राफर आए हैं। इस फोटोग्राफी मेले से फोटोग्राफरों को काफ़ी फायदा होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष माहल ने कहा कि कार्यक्रम में सभी फोटोग्राफर पंजाब से आए हैं। उन्होंने बताया कि पहले फोटो मेला प्रदर्शनी चंडीगढ़, दिल्ली में आयोजित किया गया, लेकिन अब पहली बार यह गुरदासपुर में आयोजित किया गया है, जिससे हमारे पूरे पंजाब और विशेष रूप से गुरदासपुर के निवासियों को लाभ होगा। हमारी संस्था गुरदासपुर वेलफेयर फोटोग्राफर्स यूनियन का काम आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने अपनी पंजाब टीम को धन्यवाद भी दिया। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਫੇਅਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹ फोटोग्राफी प्रदर्शनी देखने वास्ते। अगली खबर पटियाला से, जहां विजिलेंस टीम द्वारा नाभा की नगर काउंसिल के जेई को एनओसी देने के मांगे हैं 50,000 रिश्वत के रूप में। आपको बता दें, मामले में गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके तहत नगर काउंसिल नाभा के जेई अजय गावा को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार पिछले काफ़ी समय से नगर काउंसिल नाभा में रिश्वत की लेन देन को लेकर मामला चल रहा था। लोगों के यहाँ पर रिश्वत लेकर काम किए जा रहे थे। ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਦੌਰ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗੇ। 50,000 ਰੁਪਏ ਰੈਡ ਹੈਂਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਚ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਏ ਫੇਰ ਕਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨਾਤ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਤੀ ਜੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿਓ ਫਿਰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। बात करेंगे अगली खबर की। खबर पंजाब से है, जहां जिला कानून सेवा अथॉरिटी ने जिला जेल रूपनगर में
कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से विभिन्न कार्यों के लिए प्रशिक्षण अभियान शुरू किया है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सभ्याचार प्रोग्राम के दौरान कैदी शंकर ने गाना सुनाकर युवाओं को अपराध करने से बचने का संदेश दिया। पैरां पर बैठा खड़का चक डिग्गी कीती दस ना होवे जेल दी मैथों हड बीती दस ना होवे जेल दी मैथों हड बीती तरिया दिल चाहुंदा सी भज्जणा पर गया न मुड़िया दिल चाहुंदा सी भज्जणा पर गया न मुड़िया बड़ियां कंधा वेख बड़ा। अगली खबर मोगा से, जहां कांग्रेस नेता ब्लॉक प्रधान अजीतवाल बलजिंदर सिंह बल्ली के मर्डर केस में पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए 6 व्यक्तियों को पर मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अज्ञात व्यक्तियों की तलाश अभी भी जारी है। गिरफ्तार व्यक्तियों का मेडिकल करवाने के बाद अदालत में पेश कर 6 दिन का रिमांड लिया गया है। अगली खबर पटियाला से, जहां पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत एसएसपी पटियाला के दिशा निर्देश पर सनौर पुलिस थाना प्रभारी प्रियांशु सिंह और थानेदार सुरजन सिंह के द्वारा गांव जोगीपुर के नज़दीक नाकाबंदी की गई थी, जहां पर उन्हें सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति बाहर से शराब लेकर आता है और पंजाब में इसकी सप्लाई गांव-गांव की जाती है। जिसके बाद पुलिस के द्वारा एक गाड़ी को रोका गया, गाड़ी की चेकिंग की गई तो पुलिस को 30 पेटी देसी शराब मिली। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਨੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋਗੀਪੁਰ ਸੂਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਸ 'ਚ 30 ਪੇਟੀਆਂ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ। रुक रहेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के एक्सिस बैंक में हुई करोड़ों की डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बलरामपुर जिले की रामानुजगंज पुलिस ने छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर बीती देर रात नाकेबंदी कर डकैती के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और डकैतों के कब्जे से लगभग 4 करोड़ की राशि व लगभग 3 किलो के जेवरात बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने एक क्रेटा कार व एक ट्रक को भी बरामद किया है। वहीं डकैतों की गिरफ्तारी होने की सूचना के बाद रायगढ़ पुलिस रामानुजगंज पहुंची और रायगढ़ पुलिस आरोपियों व डकैती की रकम को लेकर रायगढ़ रवाना हो गई। रायगढ़ डकैती के संबंध नाकेबंदी की कार्रवाई आगे की कार्रवाई
हमारे जांच कंप्लीट होने के बाद सफलता बड़ी सफलता सर, सबसे पहले बधाई आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सहयोग से मिला है और आगे हम बात। अब बात करेंगे अगली खबर की। बेमेतरा जिले के नवागढ़ से परिवर्तन यात्रा समापन हुआ है। जहां बेमेतरा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास साहू पहुंचे। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास साहू ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भरोसे के साथ प्रदेशवासियों ने कांग्रेस सरकार बनाई, आपको बता दें, लेकिन प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार की खजाने से मुख्यमंत्री खुद लूट कर रहे हैं और पहरेदार जब लुटेरा हो जाएगा, जिसके हाथ में खजाने की चाबी है, जो सरकारी खजाने से डकैती करने लगेगा, तो प्रदेश में 40% अवैध शराब खुलेआम बेची जा रही है। क्या ऐसे सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है? 2000 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला, कोयले में 5 करोड़ से अधिक का दलाली, इसके अलावा चावल पीडीएस में 5 करोड़ से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा घोटाला, महादेव एफसी से हुआ जुआ सट्टे के ट्रेनिंग देकर कई करोड़ों रुपए ठगी किए जा रहे हैं। साथ ही हाल ही में प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री। दावा करते हुए उन्होंने कहा कि परिवर्तन की लहर चल रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आज छत्तीसगढ़ में आज माफिया, सिंडिकेट, बिचौलिया इतने शक्तिशाली है कि राज्य का नीति निर्धारण करने का काम भी ये सिंडिकेट और बिचौलिया करते हैं। और परिणाम स्वरूप पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश ने देखा कि किस तरह इस सिंडिकेट में जो ठेका पट्टा राज्य के द्वारा मिला जाता है, जो योग्यता के आधार पर नहीं, कमीशन के आधार पर यहाँ ठेका पट्टा मिला जाता है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर इंदौर से है, जहां बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा आज इंदौर शहर में पहुंची, जहां मुख्य रूप आपको बता दें भाग लेने पहुंचे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान। यात्रा से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर यह यात्रा पूरे उत्साह और समर्पण के साथ जनता के समर्थन से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से आशीर्वाद जनता दे रही है। जनता हमारा परिवार है और सरकार नहीं परिवार यात्रा चलाता है। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए ही इंदौर आया हूं। कांग्रेस द्वारा प्रदेश में आक्रोश यात्रा निकाली जाने के सवाल पर कहा कि उनके हिस्से में आक्रोश है। उन्होंने जितनी यातनाएं आपको बता दें बंद की थी, सब योजनाओं को बंद करने का आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर संबल और तीर्थ यात्रा बंद कर दी गई थी कांग्रेस सरकार में। बंद योजनाएं दोबारा चालू की गई। सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, यह सहन नहीं करेगा प्रदेश की जनता और आम आदमी। पूरे उत्साह और समर्थन के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से जनता आशीर्वाद दे रही, क्योंकि जनता तो हमारा परिवार है। तो सरकार नहीं, परिवार चलाता हूँ। आज जन आशीर्वाद यात्रा के लिए ही मैं इंदौर आया हूँ, तो जनता से आशीर्वाद मांगे। जन आक्रोश भी चालू हो गई है सर, श्री गणेश हो गया उसका। उनके हिस्से में आक्रोश है। उन्होंने इतनी योजनाएं बंद करी थी, सब योजनाओं को बंद करने का आक्रोश है कांग्रेस के ऊपर। संबल बंद कर दी, लैपटॉप बंद कर दिए, तीर्थ दर्शन बंद कर दी, बेटियों की शादी बंद कर दी, कई योजनाएं बंद करी थी। और दूसरे जिनने सनातन का अपमान किया है, सनातन धर्म का, ये सहन नहीं करेगा मध्य प्रदेश। उन पे आक्रोश का प्रकटीकरण होगा और हमें आशीर्वाद मिल रहा है। सर, पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। अब बात अगली खबर की। दुमका हसडीह गोंडा, आपको बता दें गोड्डा रेलखंड पर हसडीह थाना क्षेत्र के चोर बटिया गांव के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची की पहचान गोड्डा जिले के चरकटांड गांव निवासी राम दुलारे
सिंह की पुत्री पिंकू कुमारी के रूप में की गई है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार मृतका सुबह शौच के लिए निकली थी। इसी बीच ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब बात अगली खबर की। खबर अमेठी से है, जहां मुंशीगंज संजय गांधी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा बहाली को लेकर कांग्रेस ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं कांग्रेस के नेता दीपक सिंह व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल की मौजूदगी में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और अस्पताल के पुनः संचालन की मांग उठाई है। आपको बता दें कि 5 दिन पूर्व गांधी परिवार के संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक 22 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई थी। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल गेट पर 100 रखकर धरना प्रदर्शन किया व डॉक्टरों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया। सीएमओ ने जांच करते हुए अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित करते हुए संचालित स्वास्थ्य सुविधा को रोक लगा दी थी, जिसको लेकर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने सरकार व अमेठी सांसद के खिलाफ हमला बोला। कहा कि पीड़ित परिजनों के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन अस्पताल को लेकर राजनीति ना करें। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अमेठी से। मुंशीगंज में स्थित संजय गांधी अस्पताल में विवाहिता की मौत को लेकर अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के बाद अस्पताल को लेकर सियासत तेज हो गई है। मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। नेता किशोरी लाल शर्मा ने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले किशोरी लाल शर्मा अमेठी जिले के गौरीगंज स्थित कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक समाप्त होने के बाद निकलते हुए मीडिया से बात कर उन्होंने बताया कि हमारा संजय गांधी अस्पताल जो वर्षों से जनहित की सेवा में लगा हुआ है, अमेठी में ये सेवा अनवरत जारी है, उसको बंद करने का तरीका निहायत गलत है। 14 सितंबर को दिव्या शुक्ला नाम की एक लेडी संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसके पित्त के थैली का ऑपरेशन होना था, गाल ब्लैडर स्टोन था। एनेस्थीसिया देने के दौरान उसको रिएक्शन हुआ और वो कोमा में चली गई। उसके बाद डायग्नोस हुआ कि उसको हार्ट अटैक हुआ। ट्यूटर पे और उच्च स्तर से निर्देश के क्रम में मैंने 3 सदस्यीय जांच बैठाई और जांच में आख्या आई कि वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं थे और इसलिए जो है उस मरीज को काफ़ी देर तक भर्ती रखा गया और उसके बाद उसको रेफर कर दिया गया और बाद में उसको मेदांता पहुँचते ही उसकी मृत्यु हो गई।
नहीं, उसमें ऐसा हुआ कि क्योंकि ये हमारे एक जो जनहित की चीज़ थी, हमारा संजय गांधी अस्पताल जो वर्षों से यहाँ की पब्लिक की सेवा में लगा हुआ है, उसको क्योंकि अभी तो कानून अपना काम करेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन उसका जो तरीका बंद करने का वो गलत है। ठीक है, कोई मान लो किसी की गलती है तो आप उसको पुनिश करोगे या संस्था को पुनिश करोगे। ठीक है, अब आपने ताला लगा दिया उसके ऊपर कि कोई मरीज नहीं आएगा, तो किसका नुकसान है? जनता का नुकसान है। कोई और कांग्रेस का कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि हम तो चला रहे हैं। ये एक संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, बरसों से चल रहा है, तो ये सबकी सेवा में है। वहाँ कोई हमने बोर्ड तो लगा के नहीं रखा कि फलां पार्टी का वर्कर ही यहाँ पे आके इलाज कराएगा, सभी आते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में भीषण जाम की व्यवस्था को ठीक करने व गोविंद नगर विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए विधायक सुरेंद्र मैथानी द्वारा यूपी विधानसभा के सदन में कई परियोजनाओं के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद से आग्रह कर शहर के 500 करोड़ का बजट पास कराया है, जिसमें शहर में कई ओवर ब्रिज तैयार होंगे, जिससे रेलवे क्रॉसिंग में लगने वाला जाम खत्म हो सकेगा। इसको लेकर विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवगत कराया, साथ ही बताया कि इसकी मंजूरी भी मिल गई है और 23 तारीख को मंत्री जितिन प्रसाद योजनाओं का शिलान्यास करने कानपुर नगर आएंगे। 53.77 करोड़ रुपए की लागत है, जो 57 करोड़ के लगभग पहुंच रही है। उसके शिलान्यास करने के लिए जितिन प्रसाद जी 23 तारीख को प्रातः 11 बजे दादानगर पुल के शिलान्यास के लिए दादानगर चौराहे पर आ रहे हैं। और मेरी विधानसभा में क्षेत्र में अब इसको मिलाकर कुल 7 ओवर ब्रिजेस जो जीटी रोड से और ये हाईवे से हाईवे को जोड़ते हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य, मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद जी को कि मेरे आग्रह को स्वीकार किया और भारत सरकार ने अपने पार्ट का और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पार्ट का मेरी याचिका आदि लगाने के बाद भी उन्होंने उसको संज्ञान लेते हुए मुझे ये आशीर्वाद दिया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में दादानगर का समानांतर पुल आगामी 23 तारीख को शिलान्यास होकर के, जिसकी 53.77 करोड़ रुपए की लागत है, जो 57 करोड़ के लगभग पहुंच रही है, उसके शिलान्यास करने के लिए जितिन प्रसाद जी 23 तारीख को प्रातः 11 बजे दादानगर पुल के शिलान्यास के लिए दादानगर चौराहे पर आ रहे हैं। और मेरी विधानसभा में क्षेत्र में अब इसको मिलाकर कुल 7 ओवर ब्रिजेस जो जीटी रोड से और ये हाईवे से हाईवे को जोड़ते हैं, ऐसा मैंने यहाँ पर अपनी सरकार के माध्यम से लाने में सफलता प्राप्त की। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां सिरफरे प्रेमी ने प्रेमिका के घर पहुंचकर उसके दादा की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी और प्रेमिका की मां और पिता पर भी जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, प्रेमिका को भी चोटें आई और वह भी अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें, जुटी भीड़ ने प्रेमी की भी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। आईजी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की उन्होंने जानकारी ली। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी के घर वालों ने 2 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी है, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। देखिए, ये जानकारी मिली है और इस पक्ष की तरफ से जहां पर मृत्यु इनकी हुई है, उनके द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें 2 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति यहाँ पर घायल अवस्था के बाद इन लोग लेकर गए हैं, तो उसकी भी मृत्यु हुई है। कुल मिलाकर के 2 लोगों की मृत्यु हुई है। एक इस घर में रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति हैं और एक जो इस घर में घुसे हैं। अब इन सारी चीज़ों पे जो हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, घटनास्थल के निरीक्षण करने के क्रम में यह चीज़ अभी प्रथम दृष्टया दिख रही है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर क्या आपस में परिचय था, क्या वजह थी, एनमिटी थी या नहीं थी, इन सारी चीज़ों पर हम लोग देख रहे हैं। पर्सनल एंगल्स पर भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी फ़िलहाल इस घटना में जो दूसरे नामजद अभियुक्त हैं, उनकी तलाश हम लोग तत्परता के साथ कर रहे हैं और पूरी तरह से हम इसमें ये सुनिश्चित कराएंगे कि अगले 24 घंटे में इसमें जो कठोरतम कार्रवाई है वो पूरी सुनिश्चित हो। तो देश की बात की खबरों में अभी के लिए हमारे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।